स्वागत है आपका हिंदी नेट सेट अध्ययन में। जैसे कि आपको पता है, हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने लगभग 33 भाग देखे हैं और आज अगला भाग देखने जा रहे हैं। इसके पहले भाग में हमने देखा था जो कनक वह इंटरव्यू देने के लिए गई थी और वहाँ पर उसे आलोक और गिल जी मिलते हैं। उनका इंटरव्यू हो जाने के बाद वह कॉफ़ी पीने जाती है और कॉफ़ी हो जाने के बाद वह जो आलोक है वह चला जाता है और वह कनक है वह गिल से बातें करती है और बातें वह पूरी के बारे में जानती हो क्या, यहाँ से वह प्रारंभ करती है। यानी उन्होंने पहले ही बात करते हुए कहा था कि कनक ने गिल से, क्या तुम पूरी को जानते हो क्या, तो वह हाँ कहता है और फिर जो आलोक जो है वह आलोक बीच में आ जाता है और वही बातें करता है और इन दोनों की बातों में बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसा हमने पहले भाग में देखा था और आज अभी के भाग में इसके आगे देखते हैं। सड़क पर आते ही कनक ने बात आरंभ की। अभी उस कॉफ़ी हाउस से आ गए हैं। आलोक जो है वह निकल चुका है और गिल और कनक जो है वह आए हैं और बातें आरंभ की। आपने कहा था पूरी जी को जानते हैं। कनक पूछती है गिल से कि आपने कहा था कि तुम पूरी को जानते हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। पूरी क्या दिल्ली में है? किसी पत्र में काम कर रहा होगा। यानी वह कहता है गिल कि पूरी जो है वह दिल्ली में होगा और किसी पत्र में काम कर रहा होगा। मालूम नहीं, कुछ पता नहीं मिल सका। सरदार और परोपकार में तो नहीं थे। कनक का उत्साह कम हो गया। गिल को पूरी का वर्तमान पता मालूम नहीं था। यानी वह कनक कहती है दिल्ली में तो नहीं है। जो सरदार और परोपकार नामक जो पत्र है उनमें तो मैंने देखा, लेकिन वहाँ पर तो वो नहीं है। तो वह कहते हैं और वह गिल कहता है कि मुझे भी उनका सही और ठीक पता मालूम नहीं। परोपकार में क्या होगा? गिल ने टोक दिया। कशिश ने उसके साथ बहुत अन्याय किया था। उस मामले में पत्रकारों की मीटिंग में मैंने भी उसे सपोर्ट किया था। यानी गिल कहता है कि परोपकार जो पत्र था उसमें तो वहाँ से पूरी को निकाल दिया गया था। उस मीटिंग में मैं भी था। पूरी जी 19 अगस्त को नैनीताल में थे। उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं मिली, कनक ने बताया। कनक बता रही है कि पूरी 19 अगस्त को नैनीताल में थे और उसके बाद वह कहाँ चले गए कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन तब 19 अगस्त के बाद फिर वहाँ भाग दौड़ का ही माहौल बना रहा। ख्याल है पूरी कहीं यूपी में ही होगा, इलाहाबाद या आगरा में। वह हिंदी खूब जानता है। वह कहते हैं कि पूरी जो है वह हिंदी बखूबी यानी अच्छी तरह से वह जानता है। तो वह जो हिंदी भाषा क्षेत्र है वहाँ पर ही होगा, इलाहाबाद या आगरा में। 19 अगस्त को वह नैनीताल से अपने माता पिता की सहायता के लिए लाहौर गए थे। यानी 19 अगस्त को जब नैनीताल से वह उसकी माता पिता की सहायता करने के लिए लाहौर गया था पूरी। 19 अगस्त को वह तो बहुत बुरा समय था। हम लोग उस समय लाल मूसा कैंप में थे। तब लगता था कैंप में ही समाप्त हो जाएंगे, पर बच ही गए। भविष्य का कभी कुछ अनुमान नहीं हो सकता। यानी वह कह रहे हैं कि 19 अगस्त के समय में ऐसा दिन था कि बहुत सारा बहुत भागदौड़ मची थी, बहुत सी समस्या थी। और वह तो कहते हैं हम किसी कैंप में थे, ऐसा लग रहा था कि हम बचेंगे या नहीं, ऐसा लग रहा था वह 19 अगस्त के समय। कनक और गिल जाड़े के दोपहर की धूप में बात करते जा रहे थे। दोनों का पहला ही परिचय था। उनके चारों ओर सब अपरिचित थे। यानी वह जाड़े के दिन थे, सर्दी के दिन थे और दोपहर का समय था। उस समय में कनक और गिल जो है वह बातें करते करते सड़क के किनारे से जा रहे थे और उन दोनों के परिचित का कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वे दोनों लाहौर के संबंध से और पूरी के परिचय के सूक्ष्म सूत्र से समीप हो गए थे। यानी दोनों लाहौर की बातें करते हुए और दोनों को ही पूरी का परिचय था, इसलिए वो थोड़े नज़दीक से यानी समीप से बातें कर रहे थे, एक गहरेपन से बातें कर रहे थे। गिल से प्रथम संपर्क में ही कनक ने उसकी उदारता और उसका सौजन्य देखकर उसके प्रति विश्वास और आदर अनुभव किया था। यानी प्रारंभिक दौर में जब
जब गिल ने कनक से पूछा तो तुम इसी नौकरी के लिए दिल्ली से यहाँ लखनऊ आई हो क्या? तो कनक ने हाँ कहा। और गिल जो है वह पहले से उसके पास जो प्रूफ राइटर की प्रूफ रीडिंग की नौकरी है, इसलिए वह उधर इंटरव्यू के लिए नहीं गया था। तो वह कनक जो है उसके स्वभाव से प्रभावित होकर उसका उसका विश्वास करने लगी थी। गिल पुरी का परिचित था। कनक को पुरी के संबंध में बात करने का अवसर मिला। वह अपने परिवार के लोगों से पुरी के संबंध में निसंकोच बात नहीं कर सकती थी, पर गिल से उस प्रकार के संकोच की भी आवश्यकता नहीं थी। यानी कनक अपने परिवार में अपने माता पिता या भाई बहन जो भी है उनके पास पुरी के बारे में खुल से चर्चा नहीं कर सकती, खुल से बात नहीं कर सकती। लेकिन गिल जो है वह पुरी का जो है परिचित था, पुरी को वह अच्छी तरह से जानता था। तो वह कनक जो है पुरी के बारे में सुष्मता के साथ और ज़्यादा गहरी बातें, गहरी चर्चा जो है वह गिल से कर सकती थी। कनक ने अनुरोध किया, आप रेडियो द्वारा अपने पते पर पुरी जी का पता मंगवा सकते हैं। यानी वह कनक ने अनुरोध किया, प्रार्थना की कि तुम्हारे पते पर तुम रेडियो से पुरी का पता मंगवा सकते हो। गिल ने स्वीकार किया, हाँ ज़रूर, परंतु रेडियो सुनने का अवसर कितने लोगों को मिलता है? पुरी कहीं कैंप में होगा तो शायद रेडियो सुन पाएगा। मुझे यहाँ जब से उदयगंज में एक भगोड़े मुसलमान की खाली जगह मिल गई है, 2 मास में एक बार भी रेडियो नहीं सुना। यो दिल्ली रेडियो एक पत्र और लिख देने में क्या हर्ज है? यानी गिल कहता है कि मैं अवश्य भेजूंगा रेडियो के ज़रिए विज्ञापन और जो भी सूचना है वह पुरी का पता पाने के लिए। लेकिन आजकल जो है भागदौड़ के युग में रेडियो कौन सुनता है, ऐसा वह कहता है। और वह खुद का उदाहरण बताता है कि जब से मैं यहाँ उदयगंज में किसी मुसलमान के घर घर छोड़ कर गया और उसी घर में जब से मैं रह रहा हूँ तब से मैंने रेडियो नहीं सुना है, ऐसा वह कहता है। और वह दिल्ली में पत्र भेजता हूँ, ऐसा वो कहता है। कनक कहती गई, पुरी जी ने मुझे बहुत दिन तक पढ़ाया है। मेरा विचार हिंदी प्रभाकर की परीक्षा देने का था। वे मेरी सहायता कर रहे थे। पिताजी ने आग्रह किया तो भी उन्होंने ट्यूशन के रुपए कभी नहीं लिए। यानी कनक कहती है पुरी जो है वह मुझे पढ़ाते थे और मैं जो वह मेरा विचार था, यानी कनक का विचार था कि हिंदी प्रभाकर यानी जो हिंदी में जो पढ़ाई करने वाली प्रभाकर नामक कोई एक पद होगा, उसकी परीक्षा देने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। और वह पुरी जो है उसको पढ़ाते थे। और वह उसके कनक के पिताजी जो पंडित जी थे, कनक पुरी को उसका मूल्य दे रहे थे, लेकिन उन्होंने मुफ्त में ट्यूशन कनक को पढ़ाया। उन्होंने मुझे लिखने के लिए उत्साहित किया था और सिखाया भी था। पिताजी को उनकी कहानियाँ बहुत पसंद है। यानी वह कहती है कि पुरी जी ने मुझे साहित्य लिखने के लिए उत्साहित किया, यानी एक प्रेरणा दी। और वह पिताजी को पुरी जी की कहानियाँ भी पसंद थी, ऐसा वह कहती है। पिताजी उनका एक संग्रह छपवाना चाहते थे, पर झगड़े में सब रह गया। वे मेरी कहानियाँ ठीक कर लेते थे। उन्होंने मेरी 2 कहानियाँ परोपकार के साप्ताहिक अंकों में छपवा दी थी। यानी वह कहती है कि कनक के जो पिताजी पंडित जी थे, वहाँ उनकी कहानियों का एक संग्रह छपवाना चाहते थे। और वह कनक की कहानियाँ जो है वह पुरी जी ठीक करते थे, यानी जो भी व्याकरणिक गलतियाँ या अन्य कोई गलतियाँ है वह ठीक करते थे। और वह परोपकार नामक जो पत्र था, उस परोपकार में साप्ताहिक अंकों में 2 कनक की कहानियाँ भी पुरी जी ने छपवाई दी थी। कई लेख यूँ ही रह गए। मुझे तो आधुनिक लेखकों में उनके बराबर कोई नहीं जचता। फिर वह कनक कहती है कि मुझे तो जो आधुनिक लेखक है, जो वर्तमान समय के लेखक है, तत्कालीन समय के लेखक है, उनके बराबर यानी पुरी के बराबर कोई नहीं लगता है लेखकों में, ऐसा वह कहती है। नैनीताल में उन्हें हम ही लोगों ने बुलाया था, इसलिए मुझे और भी अधिक चिंता है। यानी वह कनक कहती है कि नैनीताल में पुरी को हमने ही बुलवाया था, इसलिए मुझे उनके बारे में चिंता है। गिल ने स्वीकार किया, पुरी वास्तव में बहुत अच्छा लिखता है। उसकी कल्पना बहुत यथार्थ जचती है। हम लोगों का बहुत पुराना परिचय है। यानी गिल कहता है पुरी का जो है लिखान है वह वास्तविकता में सच में बहुत अच्छा है। कल्पना का वह बहुत यथार्थ, कल्पना का वह बहुत सार्थक चित्रण करता है, ऐसा वह कहता है। और वह कहता है कि गिल कहता है कि मेरा और पुरी का बहुत पुराना परिचय है। पुरी मुझसे 2 साल जूनियर था। वह दयाल सिंह कॉलेज में था और मैं किशन चयन कॉलेज में। यानी वह कहता है पुरी जूनियर यानी छोटा। वह कहता है कि पुरी मुझसे 2 साल छोटा था और वह दयाल सिंह जो था
दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था और मैं क्रिश्चियन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, ऐसा वो कहता है। सन 40-41 में साहित्यिक गोष्ठियों में प्राय मिलते थे, आंदोलन में भी साथ था। यानी गिल कहता है कि सन 1940-1941 में हम गोष्ठियों में मिलते थे और वहाँ आंदोलन में मिलते थे, और 42वें में युद्ध के संबंध में नीति पर मतभेद के कारण मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन इस मई में फिर कई बार वह सितारा में आया था। गिल कहता है कि 42 में जब युद्ध हुआ था, उस समय में जब वहाँ चर्चा चल रही थी, तो उस कारण, युद्ध के कारण हमारा, मेरा और कनक, गिल कहता है कि मेरा और पुरी का जो है वह मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया, और फिर जो है, फिर सितारा नामक जो पत्र था वहाँ पर वह पुरी आया था, ऐसा वो कहता है। कनक और गिल कॉन्सलियस रेसिडेंस के दरवाजे पर पहुंच गए थे। गिल ने ठिठक कर पैंट की जेबों में हाथ डाल लिए, जैसे आदमी सहसा कुछ सोचने के लिए ठहर जाता है। यानी वह कनक जहाँ पर रुकती थी, कौंसिलर्स रेजिडेंसी में, वहाँ कनक रुकती थी, वहाँ तक आए, और फिर गिल ने अपनी पैंट की जेबों में पॉकेट में हाथ डालकर टहलना ढूंढ रहा है कुछ। आपको घर लौटने की जल्दी है, धूप अच्छी नहीं लग रही है, कनक ने पूछ लिया। कनक गिल को पूछती है, आपको धूप लग रही है और आपको जल्दी घर जाना है, ऐसा वह पूछती है। मुझे जल्दी नहीं है, कुछ दूर और चलेगी, सामने स्टेशन रोड है। कनक और गिल हुसैनगंज का चौराहा पार कर हल्की चढ़ाई पर चल दिए। यानी वह कहता है गिल कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, क्या आप कुछ और समय तक मेरे साथ सामने स्टेशन रोड तक चलेगी क्या, ऐसा वह कहते हैं। और वह दोनों चलते चलते जाते हैं, हुसैनगंज का चौक है, वहाँ पर वह जाते हैं। कनक ने पूछ लिया, आप क्या कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है? तो कनक ने गिल से पूछ लिया कि आप कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके मेंबर है क्या, ऐसा वह पूछती है। नहीं, आप नहीं हूँ, पर मैं 43-44 में कोसी जंग के संपादन में काम करता था। तो वह कहता है कि मैं आप कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन सन 1943-1944 में मैं जब कौमी जंग पत्र था, वहाँ पर मैं संपादक का काम करता था, ऐसा वो कहता है। आप नरेंद्र असद, प्रद्युम्न वगैरह को भी जानते होंगे। मार्च, अप्रैल और मई में शांति स्थापना के लिए पूरी जी भी उन लोगों के साथ काम कर रहे थे, उन दिनों भी आप उनके साथ होंगे। 45 के अंत में मैं पार्टी में से अलग हो गया था। यानी गिल कहता है कि आप वह पुरी के साथ जो अन्य लोग थे उनको आप जानते हो क्या, ऐसा वह कहता है। और वह कहता है कि उसमें जब शांति स्थापन करने का समय था, तो उस समय भी मैं पुरी के साथ था, ऐसा वह कहते हैं। और 1945 के अंत में पार्टी से अलग हो गया। तो गिल कहता है कि सन 1945 के अंत में मैं पार्टी से अलग हो गया। क्यों? वे लोग पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर रहे थे ना, कनक ने अनुमान प्रकट किया। यानी वह कहते हैं कनक ने कि वे लोग जो है वह अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, इसीलिए वे अलग हो गया, ऐसा अनुमान कनक ने प्रकट किया। मुझे तो उन लोगों ने पार्टी से एक्सप्रेस बहिष्कृत कर दिया था। क्यों, किस बात पर? वह कहता है गिल, मुझे तो उन लोगों ने पार्टी से बहिष्कृत कर दिया था, निकाल दिया गया था। तो कनक कहती है कि क्यों निकाल दिया गया था, इसमें से पूछती है। लंबी बात है। गिल कुछ रुका और जल्दी में कह गया, इसलिए कि मैंने केश कटा दिए थे। पहले मेरे सिर पर केश थे, मेरे माता पिता सिख थे, सन 45 तक मेरे सिर पर भी केश थे। यानी वहाँ गिल कहता है कि मेरे माता पिता जो थे, यानी वह सिख धर्म का था, तो मैंने वह केश दाढ़ी जो भी थे वह बाल निकाल लिए थे, इसीलिए उस पार्टी ने मुझे बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया, ऐसा वह कहता है। कनक ने ध्यान से गिल की ओर देखा, वह बहुत सुघड़ और भला लग रहा था। विचार आया, केश और दाढ़ी मूछ से चेहरा ढक दिया जाने पर गिल कैसा लगता होगा। यानी कनक उसकी तरफ देख रही है और देखते ही वह सोच रही है, जब इसके सिर पर बड़े बड़े बाल होंगे, मूछ और दाढ़ी होंगी, और पूरा जो चेहरा है वह दाढ़ी और मूछों से ढका हुआ होता, तो गिल कैसा लगता होगा, ऐसा कनक सोच रही है। गिल के उजाड़े सिर पर कतरे हुए घने कड़े और खड़े रुखे केश और सपाट
चेहरे पर सहसा और भरोसा झलक रहा था। यानी गिल के सिर पर एक छोटे छोटे बाल थे और वह बाल और उसका जो चेहरा था उस पर एक भरोसा किया जाए ऐसा कनक को एक इंसान गिल में दिख रहा था। ऐसे चेहरे मोहरे पर जबरन केश पगड़ी और दाढ़ी मूछ चिपका देने की कल्पना कनक की अन्याय लगी। यानी कनक की जो कल्पना थी ऐसे चेहरे पर जो जैसे भोले भाले और भरोसा करने लायक व्यक्ति पर एक बालों की पगड़ी यानी जो सिख जो होते हैं पगड़ी बांधते उस पगड़ी और दाढ़ी मूछ चिपका देना एक अन्याय लगेगा ऐसा कनक सोच रही है। उसे गिल के प्रति बहुत सहानुभूति अनुभव हुई। यानी वह सहानुभूति अनुभव हुई कनक को। कनक पूछे बिना न रह सकी। कनक ने पूछ लिया, केश रखना या शेव कर लेना तो व्यक्तित्व की रुचि और विश्वास की बात होनी चाहिए। ऐसे मामले में पार्टी से एक्सप्लेन करने का क्या कारण हो सकता है। यानी कनक कहती है गिल से कि बाल रखना या दाढ़ी मूछ रखना या निकालना यह एक हर एक इंसान की वैयक्तिक बात होती है, तो पार्टी में या पार्टी के लोगों से चर्चा करने का क्या कारण है, ऐसा वह कहती है। नरेंद्र सिंह और उसकी बहन सुरेंद्र तो जरा भी कट्टर नहीं थे। फिर वह कनक कहती कि जो नरेंद्र सिंह और उस पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी के नरेंद्र सिंह और उसकी जो बहन थी वह तो कट्टर नहीं थे, तो आपको किसने निकाला, ऐसा उसका पूछने का अर्थ है। मैं जानता हूँ कम्युनिस्टों में अंधविश्वास या सांप्रदायिक कट्टरता नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत से सिख कामरेडों में केशों के प्रति आस्था नहीं थी, परंतु पंजाब पार्टी ने नियम बना दिया था कि सिख कामरेड केश न कटवाए, तो वह कामरेडों के ऐसा करने से सर्वसाधारण सिखों में पार्टी के प्रति विरोध भावना पैदा हो जाने की आशंका थी। यानी वह गिल कहता है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी यह जो है वह अंधविश्वास जो भी है श्रद्धा उस पर आस्था नहीं रखती, लेकिन जो कामरेड जो मजदूरों का है वहाँ पर जो पंजाब प्रांत के जो थे वह निम्न वर्ग के, उनका कहना था कि जो भी निम्न वर्ग हो जो भी पंजाब पार्टी के हो, पंजाब पार्टी के नियम ऐसे थे कि वह उनके सिर पर पगड़ी होनी चाहिए, दाढ़ी मूछ होनी चाहिए, ऐसा वह कहता है। और फिर इसीलिए मैंने केश मुंडवाने के बाद फिर विरोध उस पक्ष में मेरे विरोध करने लगे और मुझे निकाल दिया गया, ऐसा गिल कह रहा है। कनक ने गिल के प्रति सहानुभूति में कम्युनिस्ट के प्रति क्रोध प्रकट किया। लोगों को विश्वास के विरुद्ध व्यवहार के लिए विवश करना, छल के लिए मजबूर करना हुआ, यह तो बहुत अन्याय था। यानी कनक कहती है कि उसके इच्छा के विरुद्ध जीने के लिए वह अपने विवश किया, इसलिए वह जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस पर थोड़ा क्रोध भी निकालती है और वह अन्याय हुआ ऐसा बताती है। गिल ने कनक की बात स्वीकार करके भी पार्टी के प्रति लांछन का निवारण करना चाहा। छल तो नहीं, यह परिस्थिति के विचार से पार्टी का पॉलिटिकल डिसिप्लिन राजनीतिक अनुशासन था। यानी गिल कहता है कि यह जो था जो भी आप कह रही है यह पार्टी का लांछन तो था ही, पार्टी ने मेरे साथ बुरा तो किया ही, लेकिन पार्टी के बीच कुछ अनुशासन है, राजनीतिक शासन होते हैं, ऐसा वह कहता है। आपने अच्छा किया कि केशों से मुक्ति ले ली, तब जाने आप कैसे लगते होंगे। कनक ने अपनी बात से झप अनुभव की और तुरंत कहा, खैर अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उनके नियम की परवाह नहीं की। यानी वो कनक कहती है कि आपने अच्छा हुआ जो भी बाल थे उससे आपने मुक्ति पा ली, यानी वह केश जो है वह आपने निकाल दिए थे, लेकिन वह फिर कहती है कि आपके सिर पर जब बालों की वह पगड़ी और दाढ़ी मूछ होगी तब आप कैसे दिखते होंगे, ऐसा वे कहती है। और फिर वह कहती है कि आपने खुद के स्वतंत्रता के लिए, खुद स्वतंत्र रूप से जीने के लिए पार्टी को छोड़ दिया, यह अच्छा किया, ऐसा वे कहती है। यह भी तो सिद्धांत की बात थी, आपने अवैध की ही किया। यानी वह कहती है कि यह जो अपना खुद का जो सिद्धांत है, खुद के मर्जी के अनुसार जीने का, यह भी एक सिद्धांत है और आपने उचित किया, सही किया, ऐसा वे कहती है। हाँ, हो गया। गिल फुटपाथ पर नज़र झुकाए चल रहा था। गिल जो है वह फुटपाथ पर नज़र घुमाए चल रहा था और चलते चलते वह अपनी बात पूरी न कर ध्यान में खो गया। यानी वह चलते चलते फुटपाथ पर छू गया और अपनी जो बात है वह पूरी न कर गया। गिल के मौन हो जाने पर कनक ने पूछ लिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति के अपने विचारों का क्या कुछ मूल्य नहीं है? फिर कनक ने पूछ लिया
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वह व्यक्ति आप व्यक्ति के अपने विचारों का कोई मूल्य यानी खुद के विचारों का कोई मूल्य नहीं है क्या औरों के सामने, ऐसा वे कहती है। आई डोंट नो, गिल स्मृति में खोए व्यक्ति के ढंग से अस्पष्ट से स्वर में बोला। आई लास्ट पार्टी, आई लास्ट आई लास्ट माई सेल्फ, आई लास्ट फैमिली एंड आई लास्ट ऑल। पार्टी गई, खुद डूबा, परिवार गया और फिर और भी सब कुछ गया। यानी वहाँ कहता है गिल कि इसके कारण, केस निकालने के कारण मेरा परिवार गया, पार्टी गई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, ऐसा वे कहता है। ऐसी क्या बात हुई, कनक ने सहानुभूति पूर्ण की। यानी वहाँ कहते कि केश तो गए, केशों के साथ, मेरे बालों के साथ मेरी पूरी यादें यानी स्मृति में खोकर वह बोल रहा है स्पष्ट स्वर में कि मेरी लाई लास्ट पार्टी यानी मेरी पार्टी गई, और जो पार्टी था उस पार्टी में से ही निकाला दिया गया, मेरी फैमिली से ही निकाला गया, खुद से नज़र से ही मैं निकल गया हूँ, ऐसा वे कहता है। और फिर कनक कहती है कि ऐसी क्या बात हुई को आपने इतनी बड़ी चुनौती का इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। गिल कई कदम मौन रहकर गर्दन झुकाए ही बोला, मैंने केश कटवा दिए तो मेरे चाचा ने मुझे त्याग दिया। यानी गिल कहता है मैंने बाल निकाल दिए, केश कटवा दिए तो मेरी जो चाचा थे उसने मुझे त्याग दिया, यानी छोड़ दिया, घर से निकाल दिया गया। पिता तो मेरे बचपन में ही मर गए थे, मैट्रिक में था तो माता का भी देहांत हो गया था। यानी गिल कहता है, गिल अपनी खुद की कहानी बता रहा है, तो केश निकाल लेने के बाद चाचा ने ही मुझे त्याग दिया, छोड़ दिया, घर से निकाल दिया गया। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया, वहाँ भी चल बसे, और जब मैट्रिक में यानी वह 10वीं में गिल था तब उसकी माता का देहांत हुआ था, ऐसा वे कहता है। मैं चाचा के यहाँ ही पला था। चाचा नहर विभाग में ओवरसीयर थे, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। मेरे केश कत्ल करा देने से वे बहुत नाराज़ हो गए। यानी वह कहता है कि मैं बचपन से लेकर जो भी पढ़ाई लिखाई है, जो भी है, वह मैंने बचपन से लेकर चाचा के यहाँ ही मैं पला बड़ा हूँ, ऐसा वे कहता है। और बाद में वह चाचा जो थे वह भी एक ओवर सीनियर थे, ऐसा वह कह नहर के विभाग में ओवर सीनियर थे, वह कहता न ओवर सीनियर थे, और उनके साथ ही उनके घर पर ही मेरी पढ़ाई सभी पूरी हुई। गिल कनक से कह रहा है। और उन्होंने जब मेरे केस निकालने की बात सुनी या दिखा तो उन्होंने मुझे त्याग दिया, ऐसा वे कहता है। मुझे पत्र लिख दिया, यदि मैंने सचमुच केस कत्ल करवा दिए है तो उन्हें कभी न मुँह दिखाओ। जब रावलपिंडी कॉलेज में था, वहाँ के एक वकील की लड़की से मेरा प्रेम था। यानी वहाँ कहता है गिल के चाचा ने गिल को पत्र लिखकर कहा कि यदि तुमने केश निकाले हैं, बाल निकाले हैं तो तुम मुझे अपना मुंह न दिखाना, ऐसा उसने लिखा था, तो इसलिए वह त्याग दिया। और वह कहता है कि जब मैं रावलपिंडी कॉलेज में था, वहाँ एक वकील की लड़की थी, और उस वकील के लड़की के साथ गिल का प्रेम संबंध था, प्रेम करते थे। मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने से पहले से ही हम दोनों में आकर्षण था। यानी वह कहता है कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं थी, इससे नहीं थी, तब से हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। बहुत दिन पहले ही हम दोनों ने विवाह करने का निश्चय कर लिया था। यानी गिल कहता है गिल ने और वह वकील की जो बहन थी उसने शादी करने का निश्चय भी किया था, निर्णय भी लिया था। सरस्वती को आशंका थी कि मेरी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं होगी तो उसके पिता हमारे विवाह के लिए अनुमति नहीं देंगे। वह यही भी जानती थी कि मैं पार्टी का काम कर रहा था, इसलिए वह पिंडी में बीए पास करके ट्रेनिंग के लिए लाहौर आ गई थी। उसका विचार था कि विवाह से पहले अपने पांव पर खड़ी हो जाए। यानी वह कहता है उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम सरस्वती था, और वह सरस्वती का अनुमान यह था कि जो गिल की जो थी आर्थिक स्थिति वह ज़्यादा मजबूत नहीं थी, और जब वह गिल ने पार्टी में काम करना प्रारंभ किया तो वह रावलपिंडी में वह बीए करके कुछ ट्रेनिंग कर रही थी, और वह उसके सरस्वती का कहना यह था, मानना विचार यह था कि वह भी खुद के पाँव पर खड़ी होकर फिर बाद में विवाह करेंगे, ऐसा उसका दोनों का विचार था। लाहौर में हम लोगों के मिलने
मिलने बात कर सकने का अवसर भी रहता था, उसे केश दाढ़ी मूछ से बहुत चिढ़ थी। यानी फिर लाहौर में वह बीए करने के लिए आई और वहाँ लाहौर में दोनों को मिलने का बात करने का समय भी मिलता था। और वह गिल की जो दाढ़ी मूछ है वह सरस्वती को पसंद नहीं थी। सन 45 में पिंडी गया था तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे कहने से यह जंजाल नहीं हटा सकते। तो वहाँ सरस्वती उसकी प्रेमिका जो है वह उसकी प्रेमिका गिल की प्रेमिका गिल को कहती है, सन 45 में वह रावलपिंडी उस सरस्वती को मिलने गया, तब उसकी प्रेमिका ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, क्या तुम मेरे कहने पर यह बालों का जो जंजाल है वह नहीं निकाल सकते हो क्या? ऐसा प्रश्न किया। और ऐसा प्रश्न करने के बाद आगे गिल कहता है, मुझे स्वयं भी उन चीज़ों पर कोई श्रद्धा नहीं थी। मैंने लाहौर आकर पार्टी के लोगों से इस बात के लिए अनुमति मांगी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मैंने तर्क किया, मुझे मन से आस्था नहीं तो मैं व्यर्थ का बंधन क्यों मानूं। यानी वहाँ से लौट आया और लौट आने के बाद जब पार्टी के लोगों से चर्चा की कि बाल जो भी बाल है, जो भी केश है, केश और दाढ़ी मूछें निकालनी है, तो वहाँ पार्टी के लोगों ने इजाज़त नहीं दी, यानी इनकार किया। तो गिल ने सोचा और कहा कि खुद को भी इन बालों पर कोई आस्था या कोई विश्वास नहीं है, तो ऐसे जिस पर कोई आस्था या कोई विश्वास नहीं है, तो ऐसे बंधन क्यों मानूं, ऐसा गिल को लग रहा था। और फिर पार्टी ने आपत्ति की कि यह गलत उदाहरण बन जाएगा, उन्होंने अनुमति नहीं दी। तो वहाँ पार्टी के लोग जो है वह कह रहे हैं कि यदि तुमकी अनुमति दी जाए केश निकालने की या दाढ़ी मूछ निकालने की, तो यह पार्टी के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा, इसलिए पार्टी ने अनुमति नहीं दी। और फिर मुझे यह असह्य लगा, मैंने केश दाढ़ी मूछ से छुट्टी ले ली। तो वह कहता है, तो फिर वह पार्टी ने अनुमति नहीं दी और वह खुद के ही मन में उसके विचार आया कि यह जो बाल दाढ़ी जो है वह एक इस पर भी कोई आस्था या कोई नहीं है, तो यह बंधन मैं क्यों मानूं, ऐसा सोचकर गिल ने अपनी दाढ़ी मूछ निकाल ली थी। कनक ने 2-3 बार गिल की ओर आंख उठाकर देखा और बोली, यह तो एक प्रकार का धोखा था, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपने विचारों के विरुद्ध चलना। यानी कनक गिल की तरफ 2-3 बार देखती है आंख उठाकर और देखने के बाद कहती है, यह तो एक प्रकार का धोखा था, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपने विचारों के विरुद्ध चलना। यानी वह कहती है कि यह जो है, यानी खुद का विचार था कि दाढ़ी मूछ निकाले और पार्टी के लोगों का विचार था कि दाढ़ी मूछ रखना। तो वह कहती है कि खुद के विचारों को दबाकर दूसरों के विचारों पर चलना, यानी एक खुद के विचार है उसके विरुद्ध चलना, ऐसा होता है, ऐसा कनक कह रही है। गिल ने उत्तर दिया, नहीं, वे लोग इसे जनता के साथ रह सकने के लिए एक प्रकार का आत्मनियंत्रण समझते हैं। यानी वहाँ पार्टी के जो लोग हैं केश और दाढ़ी मूछ रखने से खुद का आत्मनियंत्रण नियंत्रण होता है, ऐसा वे समझते हैं। गिल गर्दन झुकाए कहीं दूर से बोलता जान पड़ रहा था, कुछ कदम मौन रहकर फिर बोलने लगा। यानी दोनों चल रही है और गिल चुपचाप गर्दन झुकाए बोल रहा था और कुछ कदम चल गए थे। मई महीने में गिल जो है वह फिर से बोल रहा है, मई महीने में दंगों के कारण लाहौर में लड़कियों का ट्रेनिंग कॉलेज बंद हो गया था, सरस्वती को पिंडी लौट जाना पड़ा। यानी जो मई महीने में जो विभाजन हुआ और विभाजन के समय में बहुत सी दंगा फसाद हुई, तब में विभाजन के समय में जब वहाँ ट्रेनिंग कॉलेज था वहाँ कॉलेज बंद हुआ, तब वह उसकी प्रेमिका सरस्वती जो थी वह रावलपिंडी लौट गई। 13 अगस्त को पिंडी में भयंकर दंगा हो जाने का समाचार सुना। जब वह 13 अगस्त को गिल ने रावलपिंडी में भयंकर दंगा हो गया यह समाचार सुना, मैं तुरंत सरस्वती के परिवार की सहायता कर सकने के लिए चल पड़ा। यानी वह फिर जो है वहाँ सरस्वती की और सरस्वती के परिवार की सहायता करने के लिए गिल जो है वह रावलपिंडी तुरंत चल पड़ा। सब कुछ श्रृंखलित हो चुका था, पिंडी पहुँचने में 3 दिन लग गए, तब तक उनका मोहल्ला मकान सब समाप्त हो चुका था। यानी जाने के लिए उसको 3 दिन लग गए थे और वहाँ गया तो वहाँ सब कुछ समाप्त हो चुका था। सारा जो मोहल्ला है, सब जो भी मकान है, वहाँ सब कुछ ज़मीन में उद्ध्वस्त हो चुका था। उनके घर का कोई भी आदमी नहीं बच सका। मुझे सोई कैंप में शरण लेनी पड़ी। कैंप में परिचित हो गए एक सिख बढ़ई के परिवार के साथ यहाँ अक्टूबर की 4 तारीख को पहुँचा था। यानी वह कहता है सब कुछ वहाँ का
नष्ट हो गया और वहाँ से क्या वहाँ भी वहाँ कैंप में रहा और कैंप में रहने के बाद एक सिख परिवार के साथ वहाँ 4 अक्टूबर को इधर लखनऊ में आया था। मुझे तो प्रूफ रीडर का काम मिल गया है, हज़ारों रोजी की तलाश में भटक रहे हैं। आपने देखा ही क्या क्या हालत है। फिर वह करता है गिल कि आपने देखा ही है कि क्या हालत है, कि हज़ारों लोग जो है वह रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, लेकिन मुझे तो प्रूफ रीडर का काम मिल गया है। ऐसा वे कहता है। कनक से बेचारे का दिल टूट गया। गिल का लाहौर में तो पंडित जी की स्थिति बहुत अच्छी थी, आपको भी नौकरी की तलाश करनी पड़ रही है। यानी वह कनक को कह रहा है कि लाहौर में पंडित जी यानी उसके पिताजी की जो स्थिति थी वह तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको भी नौकरी की तलाश करनी पड़ रही है, ऐसा कनक को गिल बता रहा है। कनक स्तब्ध सुनती जा रही थी। बात करते हुए वे दोनों स्टेशन से आगे ऐशबाग के समीप सड़क पर रेल के पुल तक पहुंच गए थे। यानी वह बात करते करते स्टेशन से आगे निकल गए थे और जो ऐशबाग के समीप सड़क के रेल पुल तक पहुंच गए थे। सूर्य पश्चिम की ओर ढल ढल कर उनकी आंखों पर पड़ रहा था। यानी सूर्य पश्चिम की ओर यानी सूर्यास्त होने यानी शाम के समय सूर्य पूरब को निकलता है और पश्चिम की ओर जाकर उसका अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, तो वह शाम का समय हो रहा था और उसकी जो उजाला है, उसका जो प्रकाश है, इनकी आंखों पर पड़ रहा था, गिल और कनक के। कनक चुपचाप सुन रही थी। वे लौटे तो दोनों चुप थे। कनक गिल से पाई सांत्वना और उसके प्रति सहानुभूति से मौन थी। यानी वह दोनों चुप थे और कनक जो थी, गिल ने एक प्रकार की जो वह एक सांत्वना दी थी उसके लिए, जवाब देने के लिए, और वह इसीलिए वह मौन अनुभूति प्रकट कर रही थी। वह उस दर्द भरी गंभीरता को तोड़ने के लिए उपाय सोच रही थी, पर कुछ सूझ नहीं रहा था। गिल गेट रोड पर कॉन्सिलेस्ट रेजिडेंस के फाटक पर आकर रुक गया। यानी वह जो है वो जो भी वह दोनों में मौन भरा हुआ था, एक गंभीरता भरी हुई थी। वह कनक जो है उस गंभीरता को, उस मौन को तोड़ना चाहती थी। इतने में वह दोनों जहाँ पर वह कनक रुकी थी वहाँ पर आकर पहुँचे। मिस दत्ता, क्षमा चाहता हूँ, गिल गहरी सांस लेकर अंग्रेजी में बोला, बातों में मुझे समय का ख्याल नहीं रहा। यानी वह कहता है कनक से, मिस दत्ता, कनक को कहता है कि मिस दत्ता, क्षमा चाहता हूँ, बातों बातों में इतना समय हुआ कि मुझे समय का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। आप क्या फिर नहीं आएंगे? मुझे यहाँ बहुत अकेला अकेला लगता है। फिर वह कनक कहती है, क्या आप मुझे दोबारा नहीं मिलने आएंगे? मुझे बहुत यहाँ अकेला अकेला लगता है, ऐसा वे कहती है। कोई भी परिचित नहीं है? कनक ने अनुरोध किया। कनक कहती कि आप मुझे दोबारा मिलने के लिए आ सकते हो, मिल सकते हो, मुझे यहाँ का कोई परिचित नहीं है, ऐसा कनक ने अनुरोध किया। मैं तो इसी रास्ते से प्रेस जाता हूँ, कोई काम हो तो ज़रूर कहिएगा। मैं प्रेस में बिना काम भी बैठा रहता हूँ। गिल कहता है, मैं तो प्रेस में जो भी मेरा जॉब का ऑफिस है, मैं यहीं से जाता हूँ आता हूँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं प्रेस में काम भी नहीं रहता फिर भी मैं बैठता हूँ, ऐसा वे कहता है। कोई और जगह है ही नहीं, वहाँ फ़ोन भी 893 नंबर पर है। यानी वह कहता है कि कोई काम भी नहीं है, वहाँ तो फ़ोन भी है, 893 फ़ोन नंबर बता देता है। आप समय पाए तो आइएगा, मैं 17 नंबर कमरे में बैठी रहती हूँ, आप किस समय लौटते हैं? यानी वहाँ कनक कहती है, मैं आपको यदि समय मिलता है तो आप आइएगा, मैं यहीं पर, जब 17 नंबर की जो कमरा है उसमें मैं रहती हूँ, ऐसा वह कहती है। लौटता तो बेवक्त हूँ, रात 2:30-3 बजे, कल दोपहर बाद आओ। यानी वह कहता है, मैं तो रात में समय बेसमय आता हूँ, रात 2-2:30 बजे आता हूँ, ऐसा वह कहता है, और कल दोपहर बाद आओ, ऐसा वो कहता है। ज़रूर, कनक कहती है, ज़रूर, आज घूमने में बहुत अच्छा लगा, बैठे बैठे तंग आ गई हूँ। दूसरे दिन कनक मिसेज पंत के कमरे का दरवाज़ा खोले चीख के पीछे कुर्सियों पर बैठी कभी अखबार और कभी पुस्तक पढ़ती रही। यानी दूसरे दिन
वह पंत मिसेज कमरे के कमरे में दोनों कनक और मिसेज पंत जी जो है वह एक ही कमरे में रहती, तो वहाँ पर बैठकर कनक जो है कभी अखबार और कभी पुस्तक पढ़ रही थी। उसे गिल की प्रतीक्षा थी, सोच रही थी कितना भला आदमी है और उस पर क्या बीती है। यानी वह गिल के प्रति सोच रही है और गिल की प्रतीक्षा करते करते गिल के प्रति सोच रही है कि कितना भला आदमी है, उस पर क्या बीती है। जैसे कि वह प्रेमिका के लिए उसने खुद के केश कटवाए और केश कटवाने के बाद उसे पार्टी से घर से निकाल दिया गया उसके चाचा ने, और फिर वहाँ दंगा हुआ और उसमें वह रावलपिंडी अपनी प्रेमिका के परिवार को और प्रेमिका को बचाने के लिए या सहायता करने के लिए गया, और वहाँ जाने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, प्रेमिका और प्रेमिका का परिवार नष्ट हो गया। और वहाँ अब उस पर क्या बीती है, कितना दर्द उस बेचारे ने झेला है, ऐसा कनक सोच रही है गिल के बारे में। 2 बजे गिरजा भाभी भोजन करके सिंख के दांत कुदेरती हुई बरामदे में आ गई। यानी 2 बजा और 2 बजे के बाद जो भोजन हुआ और गिरजा भाभी जो है वह दांत में कुदेरती हुई बरामदे में आ गई। कनक को पुकार कर उसकी इंटरव्यू के विषय में पूछने के लिए अपने कमरे में ले गई। यानी कनक को पुकार कर कहा कि इंटरव्यू कैसा हुआ, इस विषय में बातचीत करने के लिए खुद के कमरे में ले गई। सोए लेटकर कनक को पलंग पर बैठा लिया और बहुत सी बातें करती रही। यानी वह गिरजा भाभी अब एक इंटरव्यू के बारे में चर्चा करने के लिए कमरे में ले गए और खुद पलंग पर लेट गए और उसको बिठाया और फिर बातें करते रही। गिरजा भाभी को लाहौर बहुत पसंद था। वहाँ उनके कई संबंधी रहते थे। लाहौर में कश्मीरियों के काफ़ी परिवार थे। कनक पौन घंटे से पहले न लौट सकी। यानी वहाँ दोनों में बातें हुई थी। जो गिरजा भाभी थी उनको लाहौर जो था वह बहुत पसंद था और वो ऐसी ही बातें करती थी, और कनक को गिरजा भाभी के पास बैठे बैठे पौन पौन घंटा हो सका और वह लौटी नहीं। तो इतने में गिल जो है वह दोपहर में आ जाओ ऐसा कहकर आकर चला गया। गिल सूर्यास्त तक भी न आया तो कनक रह न सकी। कमरे में बैठने से बहुत घुटन सी लग रही थी। मुख्य बरामदे में जाकर उसने 893 पर फ़ोन कर गिल से बात करनी चाहिए। यानी वह गिरजा भाभी से बात करने के बाद वह कमरे में आए और सूर्यास्त यानी शाम हो रही है और वह गिल ने आया तो उसने बरामदे में जाकर कॉल किया 893 नंबर पर, तो वह बात की और करनी चाहिए। गिल ने उत्तर दिया, मैं 2:15-2:30 बजे लगभग 17 नंबर कमरे के सामने आया था, दरवाज़ा बंद था, कल उसी समय आऊँगा। यानी वह कहता है मैं जो है वह सवा 2:15 यानी ये तो 2 बजे ही चली गई थी वहाँ गिरजा भाभी के पास, और वह 2:15 यानी ढाई यानी ढाई 2:15 लगभग मेरे ख्याल से 2:45 पर वह आया था और 17 नंबर पर आकर गया, लेकिन वह दरवाज़ा बंद है ऐसा वह कहता है, और कल मैं उसी समय आऊँगा ऐसा वह कहता है। कनक को बुरा लगा। गिल की बातें बारंबार याद आती रही। अगले दिन कनक बहुत व्यग्रता से प्रतीक्षा करती रही, जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति या चिर परिचित की प्रतीक्षा कर रही हो। यानी वह अगले दिन जो है वह गिल की प्रतीक्षा कर रही थी। गिल ने कहा था कि मैं उसी समय यानी 2 बजे ही आऊँगा, तो वह प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा भी ऐसी कर रही थी कि वह बहुत दिनों से परिचित है, कोई परिवार के व्यक्ति की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार कनक गिल की प्रतीक्षा कर रही थी। चल फिर सकने में सुविधा के लिए उसने साड़ी धोती के बजाय सलवार कमीज पहन दुपट्टा ओढ़ लिया था। यानी वहाँ घूमने फिरने के बजाय कोई दिक्कत न हो, कोई समस्या न आए, इसलिए उसने साड़ी कमीज न पहनकर सलवार पहन लिया था और दुपट्टा ओढ़ लिया था। गिल ने कहा, साड़ी कमीज और दुपट्टा यानी आज के समय में पंजाबी ड्रेस। गिल ने कहा, कल आप बोलचाल में तो पंजाबी थी, परंतु साड़ी में कुछ अपरिचित बड़ी बड़ी सी लग रही थी। आज बहुत स्वाभाविक लग रही है। कनक संतोष में मुस्कुरा दी। अभी गिल और कनक जो है वह मिल गए हैं और वह कनक से बोल रहा है कि कल जो आप पंजाबी बोल ही रही थी, बोलचाल में आपके पंजाबी शब्द आ रहे थे, लेकिन कल आपने साड़ी पहनी थी तो बड़ी एक अजीब सी लग रही थी, लेकिन आज आपने जो सलवार कमीज पहनी है उसमें आप बहुत अच्छी एक स्वाभाविक लग रही है, यानी अच्छी लग रही है ऐसा वह कहता है। तो कनक मुस्कुराई यानी तारीफ कर दी। उस दिन कनक और गिल बातचीत करते धारा सभा के सामने से हजरतगंज होकर दोनों ओर फैले पार्कों के बीच से गोमती के पुल के पार फैजाबाद रोड तक चले गए। यानी उस दिन बातें करते करते काफ़ी दूर तक चले गए। दूर तक भी कहाँ तक, जो हजरतगंज है, हजरतगंज से होकर दोनों ओर फैले पार्कों के बीच में से गोमती पुल के पार फैजाबाद रोड तक
चले गए थे। जाड़ों की धूप में वृक्षों से छाई सुनी सुनी साफ सड़कें भली लग रही थी। यानी एक जाड़ों के दिन में जब ठंड ठंड के दिनों में जब वहाँ धूप जो होती है वहाँ सुनहरी एक हल्की सी धूप होती है और वो यहाँ बहुत अच्छी लगती है। वहाँ उस धूप में कभी आप घूम कर देखिए, बहुत मज़ा आता है। तो वहाँ उसी प्रकार का एक वातावरण था जो वहाँ उस सुनहरी एक हल्की सी और एक मुलायम धूप में वहाँ घूम रहे थे। सड़क जो वहाँ साफ और सुनी सुनी लग रही थी। कनक ने दिल्ली की कई घटनाएं सुनाई। दुर्रानी गली के मकान के संबंध में सैयद के गांधी जी शरण पहुंच जाने और पुलिस और भीड़ में पहुंच झंझट की बातें सुनाई। यानी कनक ने घूमते घूमते गिल से जो भी उसके दिल्ली की घटनाएं दुर्घटनाएं जो दुर्रानी गली में उनका मकान था उस पर सैयद ने फिर आकर ये किया, आपत्ति उठाई। यह सब कुछ बातें वहाँ बता रही थी। गिल ने संक्षेप में पिंडी से फिरोजपुर तक की पैदल यात्रा के अनुभव बताए। यानी गिल जो है वहाँ कनक ने बताया और फिर वहाँ ये भी बता रहा है, गिल भी बता रहा है कि वहाँ रावलपिंडी से फिरोजापुर तक वहाँ पैदल आया है, उसका भी अनुभव बताया है। कनक ने सरदार के संचालक संपादक आसिर की बातें भी सुना थी। रेस्तरां में आसिर और सिंहा के साथ हुआ अनुभव, उनके अनुरोध पर जीन पी लेने की मूर्खता और सिंहा की अशिष्टता के प्रति अपने विरोध की बात भी निसंकोच बता दी गई। यानी वहाँ पर वह दिल्ली में कनक थी और वहाँ दिल्ली में जो सिंहा जो थी उस पर वह जॉब दिलाने के लिए या जॉब के सिलसिले में बातें कर रहे थे और उसमें जब वहाँ क्लब में जाते हैं और उनको शराब पीने के लिए देते हैं, ये कुछ जो भी घटना घटित हुई थी वहाँ भी गिल को बता रही है। उसे अपना मन का बोझ हल्का कर लेने से सुविधा अनुभव हो रही थी। यानी एक दूसरे को वहाँ मन का दर्द है, मन की जो बातें हैं वहाँ बता रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे का जो दर्द है आपस में बांट रहे हैं। कनक ने बात समाप्त होते देख कर पूछ लिया, आपका सरस्वती से परिचय कैसे हुआ? फिर वहाँ गिल की जो प्रेम कथा है उस कथा को कनक उजाला देना चाहती है, सुनना चाहती है। तो इसीलिए वह कहती है कि यानी जो भी बातें थी वो वहाँ बातें तो समाप्त हो रही थी, यानी वहाँ समाप्त होते देखकर कनक जो है उसकी बातें सुनना चाहती थी, अपनी बातें बताना चाहती थी। इसीलिए वह गिल से कहती कि आपका और सरस्वती का परिचय कैसा हुआ था। गिल बहुत ब्यौरे से सब सुनाने लगा। यानी गिल जो है वह बहुत ब्यौरे से यानी बहुत सूक्ष्मता के साथ सब कुछ सुनाने लगा, चित्रण करने लगा। कनक और गिल हजरतगंज के रास्ते वापस लौट रहे थे। गिल की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। काफ़ी हाउस के समीप से गुजरते हुए कनक ने कह दिया, काफ़ी ज़रूर पिएंगे। यानी गिल जो है वह पूरे संक्षिप्त रूप में सरस्वती का और खुद का परिचय कैसे हुआ, प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ी, यह सब कुछ बता रहा था। तो वह बता रहा था और वह बातें करते करते बातें बढ़ रही थी। तो वह सामने काफ़ी हाउस जो था वहाँ से गुजर रहे थे। तो वह कनक कहती है कि कॉफ़ी जो है हम ज़रूर पिएंगे। काफ़ी हाउस में एक साथ बैठे तो कनक को याद आ गया, गनीमत है आज वहाँ बोर आलोक जी नहीं है। यानी वह साक्षात्कार के दिन जो वह बातें करके बोर कर रहा था आलोक जी, इन दोनों को बातें करने में आपत्ति हो रही थी आलोक की वजह से। तो वहाँ उसको मालूम हुआ कि आज वो नहीं, इसलिए वहाँ अच्छा लग रहा है, ऐसा कनक समझ रही है। दूसरे दिन कनक सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करती रही, गिल नहीं आया। कनक ने आतुर होकर फ़ोन किया। दूसरे दिन तक शाम तक वहाँ कनक ने गिल की राह देखी, प्रतीक्षा की, लेकिन वह नहीं आया। तो कनक ने फ़ोन किया, गिल ने उत्तर दिया। दोपहर बाद ड्यूटी करने वाला एक प्रूफ रीडर बीमार हो गया था, गिल उसके स्थान पर काम कर रहा था। यानी गिल ने फ़ोन उठाया और उत्तर दिया फ़ोन से कि जो दोपहर के बाद जो प्रूफ रीडर काम करने वाला दूसरा जो व्यक्ति था वह बीमार था, इसलिए नहीं आ गया, फिर उसके स्थान पर मुझे काम करना पड़ रहा है, ऐसा गिल बता रहा है। गिल 2 दिन आ न सका। कनक को बहुत बुरा लग रहा था। 5 दिन पहले से भी अधिक सुनापन लग रहा था। उस संध्या मिसेज पंत आई तो बोली, मिठाई खिलाओ, यह लो तुम्हारा लेटर, आप अपॉइंटमेंट, कल से वहाँ जाओगी ना। फिर वहाँ प्रतीक्षा कर लेती और 2 दिन जो है वहाँ नहीं आया गिल से मिलने के लिए। और वहाँ 5 दिन पहले जब वहाँ पर बैठी थी तो वह कमरे में शाम के समय में पंत जी आती है और कहती है अपॉइंटमेंट लेटर देकर, बधाई मिठाई खिलाओ, तुम्हारा यह लो अपॉइंटमेंट और कल ही ज्वाइन करना, ऐसा वह कहती है। कनक का मन
तनख्वाह और महंगाई भत्ता मिलाकर 235 रुपये की नौकरी पा जाने से उछल रहा था। यानी कनक का जो भी वह नौकरी मिलने के और वहाँ पर जो भी महंगाई भत्ता जो भी पेमेंट है वो पूरा मिलाकर 235 रुपये था। यह सब कुछ पा के वह खुशी से झूम रही थी। गिल को तुरंत खबर देकर कहना चाहती थी, आपने अपना अवसर मुझे दिला दिया, पर मैं वह काम कर भी पाऊंगी, मुझे अभी सीखना होगा। यानी वह तुरंत जो खुशखबरी है वह गिल से मिलकर बताना चाहती है कि तुमने खुद इंटरव्यू में न जाकर मुझे वहाँ इंटरव्यू के लिए जाने दिया और मुझे अवसर दिया, ऐसा वह बताना चाहती है। कनक पहले दिन दफ्तर में 10 से 5 बजे तक रह कर लौटी थी। यानी कनक पहले ही दिन वहाँ पर ज्वाइन किया जॉब और वहाँ गई थी, लेकिन पहले दिन तक 10 बजे से 5 बजे तक रुक कर आई थी। दिन भर सुनने समझने में ही बीता था। यानी दिन भर एक जानकारी लेने में ही बीत गया था। काम विशेष नहीं कर पाई थी, परंतु काफ़ी समय कुर्सी पर बैठे रहना पड़ा था। लेकिन ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया था कनक ने, फिर भी वह कुर्सी पर ही ज़्यादा देर तक बैठी थी। वह थकान अनुभव करने के अधिकार से शाल ओढ़कर लेट गई थी। यानी वह लौट कर आई और थकान महसूस कर ली थी, इसलिए शाल ओढ़कर लेट गई थी। सर्दी के मौसम में शीघ्र सूर्यास्त में झुटपुट अंधेरा हो रहा था। यानी सर्दी का मौसम था तो एक जल्दी ही अंधेरा हो गया था। कनक ने आलस्य में बिजली नहीं लगाई। थकान में तेज प्रकाश अच्छा भी क्या लगता, सोच रही थी थकान मिटाने के लिए जरा घूम कर आओ, ऐसा उसको लग रहा था। मिसेज पंत भीतर 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 है। दरवाजे से अवस्थी जी का शोर सुनाई दिया। कनक तुरंत साड़ी का पल्ला संभाल कर उठ कर खड़ी हुई, शाल कंधों पर डालकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। आइए। यानी वो बाहर से आवाज़ आई, वह लेटी थी, तभी बाहर से आवाज़ आई कि मिसेज पंत है क्या, ऐसी आवाज़ आई। और फिर वह सुनकर जो है कनक लेटी थी वह तुरंत उठकर अपनी की साड़ी का जो पल्लू है वह संभाल कर ठीक करके शाल कंधे पर ओढ़ कर शाल वह दरवाजे की तरफ जाती है। अवस्थी जी हंसते हुए भीतर आ गए। कहो क्या हो रहा है, सोचा तुम्हें बधाई तो देते चले। यानी वह कनक कहती है, उसके देखने के बाद आई है और वह अंदर आकर हंसते हुए अवस्थी जी आते हैं और कहते हैं, कहो कहो क्या क्या हो रहा है, सोचा तुम्हें लौटते समय बधाई देते चलूँ। ऐसा करना। कनक लज्जा गई, तुरंत बोली, सब आपकी ही कृपा से हुआ। यानी कनक जो है थोड़ा लज्जा महसूस करते हुए बोली कि सब कुछ जो है वह आपकी कृपा से जॉब मिला है, ऐसा कहती है। आपको ही श्रेय है, सोचा था कल लंच टाइम में आपके कमरे में जाकर धन्यवाद दूंगी। यानी वह कहती है सब कुछ इस जॉब जो मिला है, इस जॉब के पीछे आपकी मेहनत है, आपका श्रेय है। सोचा कल लंच के समय टाइम पर आप आकर आपको धन्यवाद दूंगी। बैठो बैठो, धन्यवाद देने की क्या बात है। अवस्थी जी दोनों पलंगों के बीच पड़ी आराम कुर्सी पर बैठते हुए बोले, ठीक कह रही हो, यह तो हमारा अपना ही काम था, लेकिन तुम घबरा बहुत गई थी। यानी वह कहते हैं, अवस्थी जी कहते हैं कि धन्यवाद देने की कोई बात नहीं, तुम बैठे रहो। पलंग के दोनों पलंगों के बीच में जो आराम कुर्सी थी वहाँ पर वह बैठ गए और कहते हैं कि तुम घबरा बहुत जल्दी जाती हो, ऐसा बैठो, क्यों नहीं बैठेंगे। यानी वह कहते हैं कि बैठो, क्यों न बैठो। कनक बिजली के स्विच की ओर बढ़ी। यानी कनक जो है वह बिजली लाइट चालू करने के लिए गई। अरे रहने दो, कौन कौन कसीदा काढ़ना है तुम्हें, दिन भर फाइलों में आंखें फोड़कर आ रहे हैं, ज़रा ठंडक रहने दो, बैठो। यानी वह पंत अवस्थी कहता है कि रहने दो, बिजली मत जलाओ, दिन भर फाइलों में देख देख कर आंखों में दर्द होता है, रहने दो, ऐसा वह कहता है। कनक आराम कुर्सी के समीप पलंग की पाटी पर सिमट कर बैठ गई। यानी कनक जो है वह पलंग की पाटी पर खुद को संभालते हुए खुद को खुद में सिमट कर बैठ गई। आपके लिए चाय मंगाऊं? अरे क्या रखा है चाय में, मैं भी पी लूँगी। यानी कनक कहती है कि आपके लिए चाय मंगाऊं, तो वह कहता है कि चाय में क्या रखा है, तो कनक कहती है कि मैं भी पी लूँगी। अरे फिर पी लेना, क्या जल्द। यानी वह कहता है, अवस्थी जी कहते हैं कि फिर पी लेना, अभी क्या जल्दी है। कनक घुटने जोड़े और दोनों हाथों के पंजों में घुटने को पकड़े सिमटी सिहरने तीपाई पर टेबल लैंप रखे सुबह का अखबार चश्मे में खूब दूर पकड़े हुए बैठ कर पढ़ रही थी। यानी कनक जो है वह
सुबह का अखबार पढ़ रही थी लैंप के उजाले में। अ, "तू इस वक्त क्या करने आई है?" गिरजा भाभी ने चश्मा आंखों से हटाकर पूछा। यानी वहाँ इतनी देर में वहाँ जो हुआ, इतनी वक्त यानी इतनी देर बाद तू मेरे यहाँ क्यों आई है, ऐसा वह गिरजा भाभी पूछती है। कनक का चेहरा देखकर उनका स्वर बदला। क्या हुआ री, यहाँ आ। पलंग पर सरक कर उन्होंने कनक के लिए स्थान दे दिया। यानी वह कहती है क्या हुआ। कनक का स्वर और बदला हुआ चेहरा देखकर वह पलंग पर बैठने के लिए उसको कहती है। कनक पलंग पर बैठकर सहसा बोल न पाई। गिरजा भाभी ने उसकी पीठ पर आश्वासन का हाथ रख कर पूछा, क्यों, क्या उस मुए मुरलीधर सिंह ने कुछ कहा? तो वह कहती है उसके हाथ से पीठ पर हाथ रखकर, क्या उस मुरलीधर ने कुछ कहा क्या? कनक ने आंसू रोकने के लिए होठ काट कर संक्षेप में अवस्थी जी के व्यवहार और मिसेज पंत की फटकार की बात बात बताकर कहा, मम्मी इस समय मैं कहाँ जा सकती हूँ। यानी उसने जो है वह उस अवस्थी जी ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया और फिर जो मिसेज पंत थी उसने भी डांटा फटकारा, तो वहीं इसलिए वह गिरजा भाभी के पास गई है कनक। और वह गिरजा भाभी के पास जाने के बाद वह कहती कि इस समय मैं और क्या जा कहाँ जा सकती हूँ, मैं दिल्ली लौट जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। कनक कहती है कि मैं दिल्ली लौट जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। है देखो तो इस बेवकूफ़ को। गिरजा भाभी ने चर्बी से रूंधे गले से आत्मीयता भरा क्रोध प्रकट किया। यानी गिरजा भाभी ने क्रोध प्रकट किए, कहा उसको बेवकूफ़ कहा अवस्थी जी को। क्या कहती है, नौकरी क्या क्या कहते हैं, अवस्थी जी के बाप की है। तो वह कहती है कि मैं नौकरी नहीं करूँगी कनक। तो वह गिरजा भाभी कहती है नौकरी क्यों छोड़ेगी, उसके क्या बाप की है क्या, उसके क्या घर की है क्या, ऐसा वह कहती है। तू सरकारी काम करेगी, तनख्वाह पाएगी, क्या कहते हैं, बड़ी चली थी हौसला करके अपने पाँव पर खड़ी होने, रोएगी तो एक चांटा दूंगी, खबरदार। यानी गिरजा भाभी कहती है कि तू तो अपने खुद के पैरों पर खड़ी होने के लिए आई थी, खुद का हौसला बढ़ाने के लिए आई थी, और तू यहाँ से अब रो कर जाएगी, तू रोएगी तो तुम्हारा खबरदार, ऐसे कहती है। और वह एक चाटा मारूंगी, ऐसा वह कहती है गिरजा भाभी। क्या बिगाड़ सकता है वह हरामी तेरा, उसने कोई हरकत की तो उसे ले जाकर सीएम के सामने खड़ा कर दूंगी। यानी वह गिरजा भाभी कहती है उसने कोई हरकत की है तो उसको तो मैं सीएम के पास ले जा सकती हूँ, वहाँ जाकर खड़ा कर सकती हूँ, ऐसे कहती है। लुच्चे कही के कांग्रेस के बदनाम करते हैं। यानी वो कहती कि लुच्चे लपंगे कही के कांग्रेस को बदनाम करते हैं। भूखे मरते थे, जेलें काटते थे, तभी तक भले थे। क्या क्या कहत है, कुर्सी पर बैठते ही दिमाग बिगड़ गए। यानी वह कहती है जब वे भूखे थे यहाँ वहाँ भटकते थे, तब वह भले थे यानी अच्छे थे, लेकिन अब उसके हाथ में कुर्सी आ गई है, पद आ गया है, तो अब वह बिगड़ गए हैं। कुत्ते को घी थोड़े ही पचता है। यानी कहते ही कोई कुत्ता घी खाता है तो उसको घी थोड़े ही पचता है, उसी प्रकार वह कह रही है, क्रोधित हो रही गिरजा भाभी। और वह नैनीताल वाली कुछ बोले तो कह देना कि मेरी मम्मी से बात करो। यानी वो फिर कहती है कि नैनीताल नैनीताल वाली वह मिसेज पंत कुछ कहे तो कह देना मम्मी से, यानी गिरजा भाभी से बात करो, ऐसा कह देना। बदतमीज जाहिल कही कि ये मेंबर बनने लायक है, मैं तेरा सब इंतज़ाम करवा दूंगी, तू फिक्र मत करना, मैं तुझे उस के यहाँ देख कर पहले ही सनक गई थी। यानी वो गिरजा भाभी कहती है कि मैं तुम्हारा कहीं अच्छी जगह कहीं अच्छी जगह रहने का इंतज़ाम करूँगी, और वहाँ मैं तो तुझे पहले से वहाँ देखकर कुछ संशित हो गई थी, ऐसा वह कहती है। उस संध्या कनक को भोजन का ख्याल ही नहीं आया। अपमान की उत्तेजना से उसे कंबल में भी गर्मी मालूम हो रही थी। यानी उस समय में कनक ने भोजन ही नहीं किया और वह अपमान हुआ था, खुद को लज्जित समझ रही थी, और जब कंबल ओढ़ कर सोई थी तो वह एक गर्मी महसूस हो रही थी। सिर उड़ सा रहा था। ऊँघती जागती वह रात भर सोचती रही। यानी वह उठती जागती रात भर सो न पाई। अपमान की आशंका से स्त्री कितनी असहाय हो जाती है। पुरुष दूसरे पुरुषों से सेवा चाहते हैं, उनके श्रम से लाभ उठाना चाहते हैं, उनका धन छीनना चाहते हैं, रिश्वत चाहते हैं, परंतु स्त्री का केवल निरादर करना चाहते हैं। यानी यह पुरुष जो है, वह पुरुष जो है स्त्री का अपमान, यानी
अपमान की आशंका से स्त्री कितनी आशा है, स्त्री का यदि अपमान हो जाता है तो कितनी वह असहाय हो जाती है, किसी का सहाय लेने के लिए भी यह नहीं हो जाती। लेकिन किसी पुरुष का अपमान या किसी पुरुष पर अन्याय अत्याचार होता है तो वह दूसरों की सहायता लेता है। इतना ही नहीं, उनके जो स्त्री के श्रम पर लाभ उठाना चाहता है, यानी औरों के श्रम पर और औरों के मेहनत पर लाभ उठाना चाहता है, भ्रष्टाचार करके कुछ रिश्वत छीनना चाहता है, परंतु स्त्री का केवल निरादर करना चाहते, यानी वह गिरकर भी उठना जानता है, औरों को दबाकर उठना चाहता है, लेकिन केवल स्त्री का निरादर करना चाहते, लेकिन स्त्री को वह दबाना ही चाहते, उसका अनादर ही करना चाहते। पूरी को याद कर आंसू बहती रही, हाय तुम कहाँ हो, क्या मुझे भूल गए, वह रेडियो से समाचार क्यों नहीं सुन पाए। यानी कनक वहाँ रो रही है, रोते रोते वह अपनी पति पूरी को याद करी और कह रही कि हाय इस समय में तुम कहाँ हो, तुम मेरे साथ होने चाहिए थे, आप मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा वे कहती है। और वह कहती है कि रेडियो से समाचार क्यों नहीं सुना, मैं कर क्या सकती हूँ, पिताजी पर बोझ बनकर तो नहीं रहूँगी। यानी वह कनक सोच रही है कि मैं कर भी क्या सकती हूँ, पिताजी पर तो मैं बोझ बनकर नहीं रह सकती हूँ। यदि उस समय मिसेज पंत के बजाय गिल आ जाता, कनक ने कल्पना में देखा। यानी कनक कल्पना कर रही है कि पहले वह मिसेज पंत पहले मिली है, तो उसकी जगह पर यदि गिल पहले मिल जाता तो कितना अच्छा होता था, ऐसा वह कह रही है। गिल के ज़बरदस्त हाथ फटाक फटाक अवस्थी जी की कनपट्टियों पर आ जाते, यानी वह गिल यदि वह उस समय मिसेज पंत जो है उसने डांटा, लेकिन वहाँ उसी समय यदि गिल आया होता तो उस अवस्थी जी के कान के नीचे बजाता था, ऐसा वह कल्पना कर रही है। गिल कितना अच्छा है, पर क्या मेरे सम्मान की रक्षा के लिए कोई दूसरा ही चाहिए। यानी वह कहती है कि गिल तो कितना अच्छा है, लेकिन मेरा जो सम्मान है, मेरी रक्षा जो करने वाला है, उसके लिए गिल सही है क्या, ऐसा हो। यानी कि आकर्षित हो रही है कनक गिल की प्रति। क्या मैं सोए अपनी रक्षा नहीं कर सकती, मम्मी ठीक कहती है, मेरा क्या बिगाड़ लिया उसने, उसी का अपमान हुआ। यानी वह कहती है कि मैं सोए इतनी मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ क्या, ऐसा वह खुद ही प्रश्न कर मम्मी, यानी जो भाभी है वह ठीक कहती है, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, उसका ही अपमान हुआ, उनके सिवा मुझे कौन पा सकता है, वह कहाँ है, घबराने से लाभ क्या, गिल को ही देखो, वह क्या नहीं सह रहा, कल शायद मुलाकात हो। यानी वह कह रही है, सोच रही है कि पूरी मुझसे ज़रूर मिलेंगे, मैं उनको पाने के लिए ये करूँगी। गिल को ही देखो, गिल कितनी समस्या ने दुख यातनाओं से उभर कर आया है, यानी उसके प्रेमिका और प्रेमिका का परिवार बिछड़ चुका है, खुद का भी परिवार से वह बिछड़ चुका है, फिर भी वह जी रहा है, यानी ऐसा वह सोच रही है, यानी गिल के प्रति वह आकर्षित हो रही है। गिरजा भाभी ने कनक के लिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।